Good morning, students of Standard 10. Welcome in episode 1 of chemistry. Okay? आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर तो फिजिक्स पढ़ा रहे थे, सर मैथ पढ़ा रहे थे, सर केमिस्ट्री भी पढ़ाने लगे। मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री भी, ओके? शायद आप लोगों को नहीं मालूम है, तो लेट अस सी। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। एपिसोड 1 है और आप लोग बताएंगे मेरी पढ़ाई केमिस्ट्री की कैसी लगी, कमेंट में जरूर देंगे। तो सबसे पहले मैं 10th क्लास में, मैंने फिजिक्स क्लास के एपिसोड 1 में भी बताया था कि 10th क्लास दैट मीन्स आपके लिए वो बोर्ड की तैयारी करनी होती है। आपको सिंपल पास नहीं करना है, अच्छे स्कोर करने हैं। उसके लिए आपका प्लानिंग बेहतर होना चाहिए। तो जिस तरह से आप हर सब्जेक्ट में प्लानिंग करोगे, उसी तरह से आप केमिस्ट्री में भी आपको प्लान करना होगा। तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री में पढ़ने से पहले उसके सिलेबस के बारे में जानना होगा। सिलेबस जान के तो हर चैप्टर के कंटेंट पढ़ने से पहले उसके कंटेंट को जानना होगा। उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है, या फिर कौन से चैप्टर पे कितना ज्यादा फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उससे गेन कर सके, है ना। तो देखते हैं, आज सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो मैं बात करूं केमिस्ट्री में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। फिजिक्स में आप 6 चैप्टर पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री में 5 चैप्टर पढ़ने हैं। वो चैप्टर्स पे मैंने पहले डिस्कस कर देता हूं, बोर्ड पे लिख देता हूं। उसके बाद में उसके बारे में डिटेल्स में जाता हूं कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर को आप थोड़ा लाइट लेंगे। सीरियस तो सभी पे जाना है, आपको मेहनत तो सारे चैप्टर्स पे करने हैं, लेकिन किसी पे कम और किसी पे ज्यादा की बात करते हैं। किस पे कम और किस पे ज्यादा की बात करते हैं, वो उसके कंटेंट पे डिपेंड करेगा। ओके, तो लेट अस सी द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड 10। टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ओके, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। चैप्टर 2 जो पढ़ने हैं, आप पढ़ते आ रहे हो, 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। लेकिन वहां के पढ़ाई 7th क्लास में एसिड बेस एंड साल्ट और 10th क्लास के एसिड बेस साल्ट में बहुत का फर्क है। यहाँ आपको इस पर थोड़ा ज्यादा मेहनत करने होंगे। इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जानने होंगे। आप 7th क्लास में सिर्फ थ्योरी के बारे में पढ़ा था, रिएक्शन बहुत कम थे। यहाँ बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे, आपको पढ़ने होंगे। चैप्टर 3 है, ये भी आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें भी बात की जाए उसी तरह से है। 8th क्लास में आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ रखा था, इसमें भी बहुत सारे रिएक्शन को आपको देखने हैं। यहाँ चैप्टर 4 की मैं बात करूं तो चैप्टर 4 का नेमिंग है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लास्ट चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से फर्स्ट टर्म में ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। टर्म 1 में, टर्म 2 में पढ़ने हैं 4th एंड 5th चैप्टर। और बोर्ड में उसी तरह से जिस तरह से मैंने फिजिक्स में बताया था, 60% आपको टर्म 2 से पूछे जाएंगे। आपको लग रहा हो 60% आने वाला सिर्फ 2 चैप्टर से, नहीं। ये चैप्टर जो है ना, जो बहुत बड़ा चैप्टर है, ये देखने में लग रहा है कि 2 चैप्टर है, लेकिन ये 3 चैप्टर से भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर से आपको 60% पूछे जाएंगे, 40% जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें भी 25 मार्क्स के, मैंने बता चुका हूं फिजिक्स के, इसमें 25 मार्क्स के केमिस्ट्री भी पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूं कि कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर इंपॉर्टेंट की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका चैप्टर 4 है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा इसमें सीरियस हो जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसे लाइट लेंगे तो बहुत आपके लिए चैप्टर टफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन एंड कंपाउंड बहुत बड़ा चैप्टर। ये 2 से 2.5 महीना क्लास चलता है, कंटिन्यू चलता जा रहा है, इस तरह से चलता है ना।
बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से। ये बहुत छोटा चैप्टर है, ये 2 वीक में खत्म हो जाता है और इससे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के मान सकते हैं आप। इससे श्योर 5 मार्क्स के तो एक लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और एक शॉर्ट भी हो सकते हैं 3 मार्क्स में, तो टोटल 8 मार्क्स आप कह सकते हैं कि पूछा जा सकता है। उसी तरह से मेटल्स नॉन मेटल्स की बात करें तो इससे भी आपको एक लॉन्ग पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग कभी शॉर्ट भी पूछ देते हैं 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में। ओके, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ये भी सेम इसी तरह से है, जैसे इसमें पूछा गया इसी तरह से इसमें पूछे जाएंगे। तो 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन प्लस मान से 2 शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव किस तरह से कौन सा चैप्टर से पूछेंगे उसका गारंटी मैं नहीं बता सकता, वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन का एक आइडिया कि इससे इतना पूछा जाता है। केमिकल रिएक्शन ऑफ इक्वेशन, इससे पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के, कभी कभी रेयर केस में वो 5 मार्क्स का पूछ देता है। ठीक है, तो यहां से देखा जाए मार्क्स होते हैं 5, 3, 8, 8, 5, 13, 13, 8, 21, 3, 24। मैंने बताया था आपको 25 मार्क्स के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने सिलेबस के बारे में जान लिया। अब मैं बात करता हूं, आज मैं जो आपको स्टार्ट करने वाला हूं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, है ना। और इसके कंटेंट की मैं बात करता हूं, कंटेंट की बात कर लूं मैं। Students, see here the content of chapter 1. First content is chemical reaction, जो chapters के नेम है वही टॉपिक है chemical reactions. Second topic है reactions and product, sorry reactants and products. Third one factors of chemical reaction. Next condition for chemical reaction. Fifth properties of chemical reaction. Chemical equation. Types of chemical equation. Balancing of chemical equations, types of chemical reaction, here types of chemical equation and here types of chemical reaction, and last topic is corrosion and rancidity. ये एक छोटा सा चैप्टर है, ओके, लेकिन ये चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आएंगे जो कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में आपको अच्छे से पढ़ने में हेल्प करेगा। तो आज देखते हैं चैप्टर 1 फर्स्ट कंटेंट केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, सी फर्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शन। ओके, द प्रोसेसेस इन विच वन सब्सटेंस और सब्सटेंसेस अंडरगो टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स कहने का मतलब, केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब जब 2 सब्सटेंस या एक ही सब्सटेंस रिएक्ट करने के बाद वो एक न्यू सब्सटेंस का क्रिएट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है पहले वाले सब्सटेंस जिससे मिलकर वो बना हो उसके प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू अदर सब्सटेंसेस having different properties and different composition is called a chemical reaction, है ना। कोई भी वैसा सब्सटेंस जो 2 सब्सटेंस से 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर के बना हो और बनने के बाद उसके कंपोजिशन जो है वो पहले वाले के कंपोजिशन से बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, तो केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन आप चाहे इस वे में दे चाहे इस वे में दे, दोनों सही है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल से कि कैसे वो केमिकल रिएक्शन वो कहा जाएगा, कोई भी चीज की बात करें तो। एज फॉर एग्जाम्पल, वेन मैग्नीशियम रिबन is burnt in the presence of oxygen, then it forms मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, आप 9th क्लास में लैब में भी क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन देखा। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी एयर के प्रेजेंस में आप अगर उसे बर्न करते हैं तो वो डेजलिंग लाइट के साथ बर्न करता है, और बर्न करने के बाद उसके जो ऐश बनते हैं व्हाइट कलर के, उसका फॉर्मूला जो होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हो जाता है ना। दैट मीन्स यहाँ पे क्या देखा था,
स्टार्टिंग में जो सब्सटेंस लिया मैग्नीशियम लिया Mg, और रिएक्शन किससे करवाया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में O2, तो Mg प्लस O2 देन इट फॉर्म्स MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। हालांकि मैं यहाँ पे अभी फार्मूला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप Mg प्लस O2 नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स, एरो देकर के आप लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी आपको स्टेटमेंट बेस्ड लिखना है, केमिकल रिएक्शन की बात की जा रही है, अभी मैं इक्वेशन पे नहीं आया, ठीक है। उसी तरह से अनदर एग्जांपल देखते हैं, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड देन इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड दैट मीन्स क्विकलाइम एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड विथ in the presence of air, then it forms it gives the substance of calcium oxide quicklime and produce carbon dioxide gas, okay। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन के बारे में आपने जान लिया। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ओके। व्हाट इज रिएक्टेंट, आपने अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, व्हेन मैग्नीशियम रिबर्न इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। दैट मीन्स मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों के मिलने से रिएक्शन इनिशिएट हुआ, तो जिसके वजह से रिएक्शन डन हो जाए, दैट मीन्स जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो उस टर्म को, उस सब्सटेंस को लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ओके। दो सब्सटेंस which take part in a chemical reaction are known as reactants, okay। The substance which takes part in a chemical reaction is called reactants. As for example, hydrogen is react with oxygen then it forms water, okay। So here hydrogen and oxygen are the reactants of this chemical reaction, okay। इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होंगे वो केमिकल रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, ओके। दैट मीन्स दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। बिना रिएक्टेंट्स के कोई केमिकल इक्वेशन हो ही नहीं सकता, है ना। यानी जो दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, सिंगल सब्सटेंस भी हो सकते हैं, वो सिर्फ हीट कर दे तो वहां केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो वैसे सब्सटेंस जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो, उस सब्सटेंस को या वैसे सब्सटेंसेस को रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। एज फॉर अनदर एग्जांपल, व्हेन मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल में, कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड देन इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया जा रहा है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब तक हीट नहीं किया जाएगा वहां रिएक्शन होगा ही नहीं, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, वहां पे रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, ओके। दैट मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो लेफ्ट पोर्शन में एरो के लेफ्ट साइड में जो होंगे वो केमिकल रिएक्टेंट्स होंगे और इधर जो होंगे वो प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या होता है। अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के बाद, दो सब्सटेंस के आपस में मिलने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता हो विथ न्यू प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आपके गैसेस फॉर्म में होते हैं, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होते हैं, और वाटर जो तो लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिएगा रिएक्टेंट दोनों के दोनों कैसे हैं, गैसेस फॉर्म में, और प्रोडक्ट कैसे मिल जा रहे हैं, वाटर फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में मिल जा रहे हैं। तो दोनों का देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है अलग है और इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से अलग है ना। तो प्रोडक्ट कहने का मतलब द सब्सटेंस विच फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस मिलते हैं उसे प्रोडक्ट कहते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो सी प्रोडक्ट, अ न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड products, okay। As for example, when sodium is react with water then it forms sodium hydroxide and release hydrogen gas। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये दोनों के दोनों हमारे प्रोडक्ट हो जाएंगे।
NaOH और H2 दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे और ये दोनों रिएक्टेंट हो जाएंगे। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट दो होंगे या प्रोडक्ट दो ही होंगे, ये वन भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सिंगल भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो यहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट के रूप में आता है, इसको मेन प्रोडक्ट बोलते हैं, और उसके अलावे जो मिल जाते हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन गैस अलग से रिलीज हो रहा है तो इसे बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, when sodium is react with water then it forms sodium hydroxide, where sodium hydroxide is called main product and H2 hydrogen gas is called बाई प्रोडक्ट, है ना। उसके साथ साथ जो मिल जाए उसे हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट में कोई बाई और मेन का कंसेप्ट नहीं होता है, ये सब आपस में रिएक्टेंट से कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, फैक्टर्स ऑन विच केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स। ओके, सो लेट अस सी फैक्टर्स ऑन विच केमिकल रिएक्शन डिपेंड। Students, next topic is factors on which chemical reaction depends. Okay, there are three factors on which chemical reaction depends. First factor is physical state of the substance. Second is pressure, temperature and concentration of the substances. And third properties is catalyst. Okay, तो मैं बात करता हूँ फर्स्ट फैक्टर्स की, फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेस। ये बहुत ही ज्यादा फैक्टर्स डिपेंड करता है। ये पहला फैक्टर जो है, क्योंकि आपने देखा 9th क्लास में पढ़ा होगा, गैसेस स्टेट की बात करें उसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। तो जिसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से गैप ज्यादा होगा, तो वहां पे अदर एलिमेंट्स के सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जो बहुत इजीली मिल जाएंगे, घुल जाएंगे, तो वहां पे रिएक्शन आपका फास्ट हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स फिजिकल स्टेट पे बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। गैसेज स्टेट में जो होंगे रिएक्शन फास्ट होंगे, लिक्विड स्टेट में उससे थोड़ा कम फास्ट होंगे, और सॉलिड में बिल्कुल मुश्किल होता है आपस में रिएक्शन करना। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में कॉम्पैक्ट होते हैं, मिले होते हैं, पैक होते हैं, है ना। तो देखा जाए पहला फैक्टर्स बिल्कुल सही है, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स। दैट मीन्स अगर सब्सटेंस को रिएक्शन करवा रहे हैं और उसे कोशिश करते हैं गैसेज स्टेट में पहले कन्वर्ट कर ले, उसके बाद रिएक्शन करते हैं, तो वो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा, जल्दी हो जाएगा। अगर उसे हम लिक्विड में है तो वो थोड़ा स्लो होगा, सॉलिड में है तो ज्यादा चांसेस होगा कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरे फैक्टर्स की बात करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन करने के लिए सब्सटेंस में उसका कितना टेम्परेचर, आप देखते हो। सिंपल एग्जांपल, चावल जब बनाते हो तो सिंपल नहीं बनता, लेकिन उसे आप जब हीट प्रोड्यूस करते हो तो चावल इजिली बन जाता है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी एक अहम फैक्टर है, और टेम्परेचर के बढ़ने से रिएक्शन फास्ट और स्लो हो सकता है। ज्यादातर फास्ट ही होते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन तीनों टर्म्स जो है वो केमिकल रिएक्शन रन करने के लिए उसके जरूरी है। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ने से आपका रिएक्शन फास्ट हो सकता है, या प्रेशर के, या कंसंट्रेशन मीन्स उसकी सॉल्युबिलिटी, दैट मीन्स वो कितना गाढ़ा या पतला है उस पर डिपेंड करता है। आप देखते हो अगर रिएक्शन करने के लिए आप उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो या फिर थोड़ा गाढ़ा करते हो ना, तो ये कंसंट्रेशन कम आता है। तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इन तीनों चीजों पर भी हमारा केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है। इससे रिएक्शन फास्ट या स्लो हो सकता है। तीसरा फैक्टर है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट इट इज यूज टू फास्ट और स्लो द रेट ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स कैटलिस्ट सब्सटेंस ये भी एक सिंपल सब्सटेंस है, लेकिन इसे हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन में जब मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। दैट मीन्स ना तो ये रिएक्टेंट में बनता है, ना ही इसकी वजह से प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग आता है, बट इससे रिएक्शन हमारा फास्ट और स्लो हो जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन को फास्ट कराना हो या रिएक्शन को स्लो करना हो, तो उसमें हम लोग कुछ अलग सब्सटेंस मिलाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। उस सब्सटेंस को हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो फिर से देखते हैं कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट इट इज यूज टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। ये
केमिकल रिएक्शन के रेट को उसको स्लो और फास्ट कर सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे पोटेशियम क्लोराइड की बात करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड को अगर हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड को आप अगर हीट करते हो तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, लेकिन रिएक्शन कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा ये कुछ मेंशन नहीं है। अगर आप यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 अगर आप यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में डाल देते हैं, कैटलिस्ट को हमेशा आप एरो के ऊपर या नीचे बिलो दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो ना तो ये इधर रहेगा ना ही ये इधर आएगा। ठीक है, तो MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड का मिक्स कर देने पे प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। देखिए MnO2 का कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं आया है ना, लेकिन इसके मिलने से ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है या स्लो हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको MnO2 को यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसका जो है कंडीशन फॉर टेक प्लेस केमिकल रिएक्शन। मैं इस टॉपिक को अगले एपिसोड में डिस्कस करूंगा। आप लोगों को कैसा लगा केमिस्ट्री प्लीज कमेंट में जरूर दें, और मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग कैसर की पढ़ाई। हैव अ नाइस डे।